वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करूंगा 1 वीक के करंट अफेयर की। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीक भी जो है मैंने आपको करंट अफेयर करवाया था, वीकली करंट अफेयर। और एक बार फिर से हम लोग जो है वीक में जो करंट अफेयर हुई है 8 से लेकर 14 मई तक की, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज रखी हुई है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए वीडियो देख रहे हो तो भी काफी काम आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके टॉपिकों को समझते हैं। अच्छा, ये जो है टॉप 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि टॉप 5 नहीं है, टॉप 10 है। ठीक है ना, ये जो है पुराना वाला लग गया यहाँ पर। तो टॉप 10 न्यूज जो है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंटों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, टॉपिक को समझते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे उसके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आता है, पहला दुबई फिनटेक समिट आयोजित अभी किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? पहला दुबई फिनटेक समिट जो है उसे आयोजित करा गया था, ये आपको याद रखना है। अब ये जो दुबई दुबई के अंदर जो है ये हुआ, अपने रणनीतिक स्थान, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। ठीक है, आपको पता ही होगा वैसे तो दुबई के अंदर काफी कुछ है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है क्या कर रहा है, ये वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने की दिशा में अपना नया कदम उठा रहा है दुबई। हाल ही में जो है शहर के अंदर यानी कि दुबई के अंदर 8 से लेकर 9 मई तक उद्घाटन दुबई फिनटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी गई। ठीक है, जिसे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि DIFC मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिणी एशिया क्षेत्र के अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो इसका आयोजन हुआ वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र के जो अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है उनके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अब इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है शेख मखतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया था। ये नाम आपको याद रखना है, जो कि दुबई के पहले उपशेख, उप प्रधानमंत्री, UAE के वित्त मंत्री के पद पर और साथ ही DIFC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपके लिए कि किसने इसका उद्घाटन करा। तो आपको याद रखना है कि शेख मखतूम बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने जो है किया है। ठीक है ना, यानी कि ये पूरा फिनटेक क्या है, समिट क्या है, तो ये समिट है कि विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे यानी कि रणनीतिक स्थान से, मतलब दुबई क्या कर रहा है, अपने रणनीतिक स्थान और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। ठीक है, ताकि लोग वहां पर इन्वेस्ट करें। अब इस कार्यक्रम में बताया गया कि कुल 5000 व्यक्ति एकत्रित हुए थे। ठीक है, इसके अंदर कितने, 5000 से ज्यादा का डाटा था व्यक्तियों का। अब ये व्यक्ति कौन थे भैया? ये वो थे जो कि वैश्विक उद्योग में अग्रणी है। ये कौन व्यक्ति थे? ये वो थे जो कि वैश्विक उद्योग में अग्रणी है, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है उसमें काफी आगे पहुंचे हुए व्यक्ति लोग हैं। ठीक है, शीर्ष पदों पर अधिकारी हैं जिनमें नीति निर्माता भी थे। शीर्ष पदों पर अधिकारी, उद्यमी, निवेशक और प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रदर्शक और 120 व्यक्तियों ने भाग लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 50 से अधिक देश इसके अंदर आए थे, जिसमें से 5000 ऐसे लोग थे जो कि अग्रणी थे वैश्विक उद्योग के मामले में। क्लियर हो गया, समझ गए आप? पहला दुबई फिनटेक आयोजित जो किया गया उसमें क्या क्या बातें थी। नेक्स्ट की बात करूं मैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है अभी। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर को क्या करा गया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझकर चलिएगा। अभी हुआ ये था 27 मार्च को जो है, 27 मार्च वाला जो समय था उसमें केंद्र सरकार द्वारा प्राचीन तुंगनाथ जो मंदिर है उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करी गई थी। ठीक है, अब ये मंदिर जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए कभी भी मंदिरों के बारे में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ज्यादातर जो है वो उत्तराखंड के अंदर ही है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है ये मंदिर। हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, और यह उत्तराखंड के 5 पंच केदारों में से तीसरा माना जाता है। ठीक है, 5 पंच केदार हैं जिसमें से तीसरा ये है। अच्छा, 4 कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 4 कौन से पंच केदारों में से 4 कौन से हैं, उसे बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मंदिर है ये 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, काफी ऊपर है। यह एशिया में समुद्री तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित अपनी तरह का एकमात्र प्राचीन शिवालय है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है, सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक माना जाता है। 5 केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा यही है। ठीक है, इस मंदिर का रिज के शीर्ष पर स्थित है, जो अलकनंदा नदी यानी कि बद्रीनाथ के ऊपर से निकलने वाली और मंदाकिनी नदी यानी कि केदारनाथ से निकलने वाले के पानी को अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सा ऐसा धाम है जो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जो है उसके पानी को अलग करती है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, तो आपको बताना होगा कि तुंगनाथ जो मंदिर है वो। ठीक है, दूसरा, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर के चारों ओर चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था। ठीक है, दूसरा, मंदिर पंच केदारों मंदिरों में जुड़ा हुआ है, पांडवों द्वारा बनाया गया था इसको। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या के पाप का क्षमा करने के लिए ऋषि ने यानी कि पांडवों के भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी थी कि आपने ठीक है अपने चचेरे भाइयों का करा है, तो अब आप अपने जो है पाप को धोने के लिए आप जो है भगवान शिव को पूजा करिए, इस तरीके से बोला था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर, आगे मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट को समझते हैं। प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब किया जाएगा, ये इसमें बताया जा रहा है। अब ये क्या है, इसके ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आखिर में क्या है, ठीक है, तो देखिए अभी हुआ क्या है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि 5 एशियाई देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ठीक है, 5 एशियाई देश कौन से होते हैं अगर आपसे मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये 5 एशियाई देशों के साथ जो है जो शी जिनपिंग है चाइना के, वो शिखर सम्मेलन करने वाले। अब ये क्षेत्र बताया जाता है कि अपने प्रभाव बढ़ाने में चीन की योजना का एक हिस्सा है। ठीक है, चीन क्या चाह रहा है, यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए ये सब कर रहा है चाइना। ठीक है ना, इस शिखर सम्मेलन का नाम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि चाइना सेंट्रल एशिया समिट है। ठीक है, और यह जो है सियान में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये क्या किया जाएगा, सियान में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रियां शामिल है अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जो है ये देख सकते हैं, आपको इसमें जो है कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, कजाकिस्तान कंट्री इसमें शामिल है। उसके बाद जो है इसमें किर्गिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें तजाकिस्तान भी कंट्री शामिल है। उसके बाद इसमें जो है तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है वो भी शामिल है, और साथ में इसमें एक कंट्री और शामिल है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, वो आगे निकल गया। उज्बेकिस्तान के जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है ना, तो चाइना इसीलिए कर रहा है ताकि इन देशों के अंदर अपनी प्रभाव बढ़ा सके। ठीक है, चलिए दूसरा मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा कि शिखर सम्मेलन का लिए एजेंडा क्या रहा। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मुख्य भाषण देने की उम्मीद बताई गई है। नेता महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। मध्य एशिया संबंधों के विकास की समीक्षा भी करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में चीन मध्य एशिया सहयोग पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही और साझा चिंता के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करने को हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, तो देखिए मध्य एशिया में बढ़ता निर्यात है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पिछले महीने जारी आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि मध्य एशिया में चीन का निर्यात 2022 में 60% साल दर साल बढ़कर $1.4 बिलियन हो गया है। यानी कि ये जितने भी ये देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये कहीं ना कहीं चाइना पर निर्भर है। इनके यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी चीज नहीं उगाई जा रही है जो कि ये खुद उसको जो है बाहर बेच सके। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा बताया जा रहा है 60%। एक समय भारत का भी ऐसा था कि भारत पूरी तरीके से चाइना पर ही निर्भर था, फोन से लेकर बहुत सारी चीजों तक। लेकिन अभी भारत जो है मेक इन इंडिया बनता जा रहा है, हम लोग चाइना पे जो प्रभाव उसका कम करते जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसी कारण वो हमें चारों तरफ से घेर भी रहा है। चलो ठीक है, तो देखिए बीजिंग द्वारा सिनजियांग में हुए गारो और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर मानवाधिकार के उल्लेख के आरोप के बावजूद चीन के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र की सीमा से लगे देश शांत बने हुए हैं। अभी मैंने पिछले वीक में आपको कराया था ना कि ये जो है जो गारो वाले जो मुस्लिम होते हैं यहाँ पर उन्हें टारगेट कर रहा है, उनको ये बता रहा है कि भैया ये जो है आतंकवाद है। उसके बाद भी देख रहे हैं आप ये सारे देश खत्म है, बंद है, चुप है। क्यों चुप है, क्योंकि भैया 60% का जो ये चाइना से माल खरीदते हैं वो माल खरीदना बंद हो जाएगा और ये देश डूब जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईएमएफ ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया अभी। आईएमएफ यानी कि आईएमएफ कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब इसने क्या करा है, रीजनल इकोनॉमिक जो है आउटलुक को अभी जारी कर दिया है। सूडान में चुनौतियां, इस देखिए यहाँ पर दो मुद्दे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए इस आईएमएफ कहता है कि लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ते ब्याज दरों के कारण जो है मध्य पूर्व और मध्य एशिया के जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें इस साल मंदी आने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती ऊर्जा लागत और उच्च खाद्य कीमतों जैसे कारक जो होंगे वो इन क्षेत्रों में अनुमानित धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा, खाड़ी अरब राज्यों की अगर मैं बात करूं, आईएमएफ ने ये कहा है खाड़ी अरब राज्यों में, जो खाड़ी है और अरब राज्य हैं और क्षेत्र के अन्य देशों को तेल निर्भर अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से लाभ हुआ है, जबकि पाकिस्तान जैसे अन्य देशों की अगर बात करी जाएगी तो पिछले गर्मियों में अभूतपूर्व बाढ़ के बाद का विकास में गिरावट देखी गई है। दूसरा, क्राइसिस चल रहा है। तीसरा, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार भी करे गए, ठीक है। देश के अंदर काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी वो, ठीक है। तो देखिए दूसरा यहाँ पर यह कहा गया कि सूडान में चुनौतियां होंगी। इस रिपोर्ट में सूडान के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जहां हफ्तों की लड़ाई के कारण मानवीय संकट पैदा हो गया है। हिंसा ने उस ऋण संकट को और भी बदतर बना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। दशकों से देश की पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए जो है तरस गई है। आईएमएफ जो है $50 बिलियन से अधिक की ऋण राहत प्राप्त करने के लिए सूडान सरकार के साथ काम कर रही है, लेकिन प्रतिद्वंदियों जनरलों के बीच लड़ाई सहित हाल घटनाक्रमों ने इन प्रयासों को रोक दिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं होता, ये देश मानने को तैयार नहीं है। मानवीय संकट यहाँ माफ करिएगा, यहाँ पर संकट इतना बड़ा है कि ना तो टाई अप करते हैं ना ये कुछ करने को चाह रहे हैं, तो इसमें आईएमएफ भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। दुनिया भर में वित्तीय स्थितियों में अगर मैं बात करूं, आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि मार्च में अमेरिका में 2 बैंक विफलताओं और यूबीएस द्वारा खरीदे जाने से पहले क्रेडिट स्विस से अचानक पतन के कारण दुनिया भर में वित्तीय स्थिति कड़ी हो जाएगी, जिससे बाजारों का तनाव में डाल दिया है। विकास विशेष रूप से भारी कर्जे वाले देशों को प्रभावित करेगा। आईएमएफ का मानना है, ठीक है, कि बढ़ती ब्याज दरें जिनका उपयोग दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति की वृद्धि को रोकने के लिए किया जा रहा है, इन देशों की ओर प्रभावित करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि आईएमएफ जो है वो वित्तीय संकट डालता जा रहा है देश के अंदर, ठीक है। अमेरिका भी यहाँ पर एक कारण दिया गया है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा है, कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक अभी पास हुआ है। यहाँ पर पहला मतलब अमेरिका का पहला ऐसा देश, पहला राज्य बना है कैलिफोर्निया, जहां पर जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि अभी कुछ समय पहले गूगल में लगे थे जातिगत भेदभाव के आरोप, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर इस विधेयक को लाया गया। अब विधेयक पास होने के बाद बताया गया है कि कैलिफोर्निया में अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो अपराध माना जाएगा। विधेयक के पास करने के पक्ष में 34 वोट मिले हैं, जबकि सिर्फ 1 वोट उसके खिलाफ डाले गए हैं। यह कानून कैलिफोर्निया प्रांत के सभी लोगों को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने, सुविधाओं, विशेष अधिकारों या सेवाओं में एक समान अधिकार देगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा पावरफुल देश, यहाँ पर जो है यहाँ की एक राज्य कैलिफोर्निया, वहां पर भेदभाव देखने को मिलता है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया अभी, ठीक है। आपको पता होगा भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन अभी किया था, ठीक है। इसके मुख्य बात यहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और IAMF जो है उसके बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसके लिए पिछले साल हस्ताक्षर एक समझौते ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस केंद्र का रखरखाव करेगा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने हथियार के उपकरण प्रदान किए हैं। यह केंद्र सेक्टर 18 में 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा, यह केंद्र जो है अपनी तरह का पहला है। यहाँ विभिन्न योद्धाओं में भारतीय वायुसेना के योगदान को प्रदर्शित करता है, जिसमें बालाकोट
बालाकोट हवाई हमले, और 1965-1975 में कारगिल युद्ध शामिल है। क्लियर हो गया। दूसरा, विमान के मॉडल और हथियार के प्रदर्शन सहित 8 आकर्षणों के साथ सबसे बड़ा आकर्षण का एक उड़ान जो है सिम्युलेटर भी इसके अंदर शामिल है। ठीक। दूसरा, भारतीय वायुसेना के इतिहास के बारे में अंकतकों की सूचित करने के लिए एयर इंजन, विमान, कियोस्क और मशीन प्रतिशत जो है वो भी की गई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। योगी जी की बात करते हैं। 7वां है, उत्तर प्रदेश ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया अभी। ठीक है, ये क्या है, नगर पालिका जो है यहाँ पर उसने स्कूलों के छात्रों को समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी ने लखनऊ में एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। नगर निगम के 1765 स्कूली छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर के 3 स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया अभी। ठीक है, यह कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे के लिए एक डिजिटली स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेगा और इन्हें बच्चों को 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। मतलब यहां पर देखा जाएगा कि बच्चा स्वस्थ है नहीं है, पढ़ने लायक है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य में अगर मैं बात करूं तो बच्चों में होने वाली बीमारियों का पता लगाना है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाकर उनका शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य में संभावनाओं को सुधार करना है। पायलट प्रोजेक्ट में सफल होने और राज्य के अन्य 9 स्मार्ट शहरों में लागू होने की उम्मीद है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये देखना है कि बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में, मतलब स्वास्थ्य में अच्छा है या नहीं, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सीरिया के अरब लीग में फिर से क्यों शामिल किया गया है, तो सीरिया को अरब लीग में अभी शामिल करा गया। अरब लीग ने जो है हाल ही में 1 दशक से अधिक समय के बाद सीरिया को फिर से शामिल करने का निर्णय लिया। ठीक है, लोकतंत्र समर्थक विरोधी प्रदर्शन के क्रू दमन के लिए सीरिया को इस संगठन से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण गृह युद्ध भी चल रहा था यहाँ पर। अब इस कदम को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, और दामशिक और अन्य अरब सरकारों के बीच जो है संबंधों में गिरावट के संकेत देता है। दूसरा, अरब लीग शिखर सम्मेलन इस महीने के अंत में सऊदी अरब में होने वाला है और राष्ट्रपति बशार अल असद इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 22 देशों के समूह के सदस्यों में से 13 देश के विदेश मंत्री काहिरा में बैठक में उपस्थित थे, जहां सीरिया के फिर से शामिल करने का निर्णय लिया गया था अभी। ठीक, वहीं सदस्यों ने सीरिया में गृह युद्ध और उसके बाद आने वाली समस्याओं और जैसे शरणार्थियों और नशीली दवाओं के तस्करी के संकट को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। सीरिया के उन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन और इराक की एक समिति गठित की जाएगी, ये भी यहाँ पर बताया गया। दूसरा, मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बताया गया है गृह युद्ध के दौरान यहाँ पर 3 लाख से अधिक नागरिकों को मारे जाने की अनुमान है। 21 मिलियन के पूर्व युद्ध आबादी का लगभग आधा या तो सीरिया के भीतर है या विदेशों में शरणार्थियों में से शहरों में मतलब स्थापित है। इस समय यहाँ पर युद्ध की स्थिति ये है सीरिया के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छात्र आत्महत्या के मामले में क्यों बढ़ रहा है। भैया ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोगों से एक अपील है कि ऐसा मत करिए। ठीक है, हम देखिए हो सकता है आप में आपको भी क्या टेंशन है कोई नहीं बता सकता, क्या प्रॉब्लम है किसी को नहीं पता, केवल आपके अलावा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, वो आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल अपना ही देता हूँ। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट करा था तो आज से 3 साल पहले किया था। ठीक है, करीबन 3 साल इस चैनल को स्टार्ट हुए हो गए हैं और आप इसमें ग्रोथिंग देख सकते हैं। अभी भी हमारे 3000 करीब सब्सक्राइबर हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। मेरे को कोई वो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को ये है कि मेरे को पढ़ाना है और मैं वही करता हूँ। दूसरा ये है, मेहनत कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, धीरे हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है, लोगों को सफलता तेजी से चाहिए, जो कि नहीं मिल सकती। आपको सफल होने के लिए सब्र करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपको लगे कि मेहनत में कमी है तो डबल करो, लेकिन आत्महत्या गलत है। ठीक है, तो भारत में छात्र आत्महत्या दर एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 35 छात्रों ने आत्महत्या की है। खासकर कोविड के दौरान उनकी शिक्षा में व्यवधान, साथियों से अलग और भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण छात्रों ने तनाव और चिंता का स्तर बढ़ गया है। उच्च शिक्षा और रोजगार की समिति अफसरों के साथ संयुक्त रूप से भारत की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा शिक्षा प्रणाली के कारण छात्र आत्महत्या का एक मुख्य मुद्दा उत्पन्न हुआ है। माता पिता की उम्मीद, वित्तीय बाधाओं और
अपर्याप्त समर्थन प्रणालियों के साथ यह मुद्दा बहुआयामी बना हुआ है। यानी कि बच्चा कहीं ना कहीं कंपटीशन में फंसा हुआ है। कंपटीशन है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आत्महत्या कर लोगे आप। ठीक है, आप कंपटीशन में पार्ट लो, भाग लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर निकलोगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी कमी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आत्महत्या कहीं भी ऐसा आंसर। क्लियर। नास्ट की बात करता हूँ, फिर बोलूंगा ये सब बेकार है। राजस्थान में अभी जो है लिथियम भंडार की खोज की गई है। भारत ने हाल ही में राजस्थान के डेगाना में जो है नागौरा में लिथियम भंडार की खोज की है, जो देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 3 महीने पहले ही 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार पाए जाने की बाद भारत में खोजे जाने वाला यह दूसरा लिथियम रिजर्व है। ठीक है, लिथियम जिसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है आजकल, विश्व रूप से एक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अत्यधिक मांगी वाली धातु बन गई है। आपको पता है आजकल जो है इलेक्ट्रिक चल रहा है, तो उसमें जो ये लिथियम होता है बहुत बड़ी मात्रा में काम करता है। आपके फोन में जो बैटरी है वो लिथियम की बनी हुई है। आपके पास अगर स्कूटी है जो बैटरी चलने वाले आजकल ईवी वाले, उसमें जो बैटरी लगी है उसके अंदर भी लिथियम मौजूद है। ठीक है ना, तो ये चीज है, इसलिए लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है भारत के लिए। अभी अभी क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मिला, अब राजस्थान में मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर्वेक्षण ने हाल ही में जो है राजस्थान में लिथियम भंडार की खोज की पुष्टि की है। रिजर्व की क्षमता का खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि ये रिजर्व जम्मू और कश्मीर में खोजे गए 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व से भी बड़ा है। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना के उस रेन वेट पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है जहां कभी टंगस्टन खनिज की देश के आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी बात है, देखने वाली। ठीक है, इसका यूज जो है वो ईवी में बढ़ता मांग को देखते हुए होता है, ईवी में काफी यूज करा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो आई होप आप ये टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, 10 के 10 समझे होंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपने अंदर विश्वास बनाए रखिए, भरोसा रखिए और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। सफल आप जरूर होंगे, मैं भी होंगे, आप भी होंगे। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।